सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मृणाल पांडे जी द्वारा रचित कहानी कर्कशा। हवा के छोटे छोटे टुकड़े चादरों में सर डालते हुए ताजगी का भ्रम तो पैदा करते थे, पर सुबह धूल से खूब किरकिराती थी। तिस पर सड़क से लगातार एक असह्य मिठास भरी सिरके वाली गंध हवा में चढ़कर आ रही थी। भग्गू ने लोटे से पानी हाथों में गेरा और आंखें छपछपाने लगी। चिड़चिड़ापन उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच तार खींच रहा था। भग्गू ने छिटका तो हाथ जंगले से टकराकर झन्ना गया। हाथ पर फू फू करती भग्गू के भीतर नॉन मिर्च और भटकटैया के कांटे उग आए। सुबह हो गई, पड़े पड़े सो रहे हैं। घर में पानी का नाम नहीं। गर्मी ऐसी नामुराद, खुद उठ के चाय बनानी हो तो पता चले। अभी तो वही लगी है सबके बाप की लौंडी। चीकट बिछौने पर राम नरेश उधड़े टांकों वाले गुड्डे सा लुढ़का पड़ा था। सुबह सुबह इसी मंगलाचार के बीच उसकी आंखें खुली। गनीमत थी कि वह छत पर था और भग्गू नीचे रसोई में। थोड़ी देर वह पीले पथराए नेत्रों से मटियाले उजात से भरे सन्नीपाती आसमान को ताकता रहा, जहां एक चील बस गोता खाए जा रही थी। चाय की तलब ने जोर मारा। तनिक बदन चुराता वह धीमे धीमे नीचे उतरकर रसोई की दहलीज पे जाके बैठ गया। गंदे हाथों ने एक धब्बेदार चाय का गिलास उसके आगे ऐसे दे पटका कि ऊपर की 3-4 घूंट चाय नीचे आ गिरी। मक्खियां तो ताक में थी ही। रानी जत्था बांध कर तुरंत आ गई। फू फू करते राम नरेश चाय की कुनकुनी घूंटों को पेट को रवाना करने लगा। अभी तो कमजात से कुछ कहने का धर्म ही नहीं हुआ। सुबह सुबह रामायण खोल के बैठ जाती है हरामजादी। तो उसने चाय की एक कसैली पत्ती मुंह टेढ़ा कर थूकी और गिलास खिसका कर संडास में जा घुसा। नल आ गया था। विषन्न कलह कामी नेत्रों से भग्गू उस भिनकती जगह को, जहां मिनटों पहले उसका पति उकड़ू बैठा चाय पी रहा था, बैरी की तरह घूरती रही। फिर एक लंबी सांस छोड़कर वह बर्तन धोने लगी। राख और मिट्टी से सने उसके पोर जानवरों के खुर से लगते थे। हथेली की दरारों में, नाखूनों में मैल की कई सिवैयां जगह जगह लेटी थी। क्या करना साफ करके? करे ही क्यों? यहाँ किसके बीच उसे उठना बैठना है जाके? लाख दुख हो ऐसी गई गुजरी तो ना है वो कि टांगों की खुड्डी बना के बाहर नालों में बच्चे हगाने वालियों का अंजा पसरे। अपने तक रखे रांडे अपना बहनापा। शुरू शुरू में जब राम नरेश यहाँ भी उस पर हाथ छोड़ बैठता तो बड़ा आई थी दीदे फैला फैला के, हाय हाय हैं कर करके उसे बचाने। भग्गू ने पट्ट देने किवाड़ फेर दिए थे मुंह पे उनके। अरे तुम्हारे जैसी मेरे मायके वालों का ने झाड़ू पोंछे को आवे, तुम्हारी हमारी कैसी लटरम पटरम हैं? भग्गू की बहनें अच्छे दूध पूत भरे घरों में ब्याही ही थी। इस शहर में जो थी उसका पति दुहेजू था, पर मान बड़ा था। पहली शादी के बड़े बच्चे भी अम्मा अम्मा करते सौतेली माँ के आगे पीछे ही डोलते थे। पहले दुबली देह वाली उसकी यह चुप्पी बहन अब भारी बदन और अधिकार संपन्न पुकार वाली हो चली थी। अपने गृहस्थ के पारावार में भारी मस्तूल वाले जहाज सी पान चुबलाती मजे में दिन रात उमचुम होती रहती। भग्गू आए दिन सुबह सुबह अपनी गिरस्ती पे ताला मार उसके आगे रोने चली जाती। बहन के निहोरे भग्गू को बड़े सुहाते थे। ये उसकी बहुओं को वह फूटी आंखों देख ना पाती थी। ये भी क्या कि सिर उगाड़े खी खी करती सास से ठिठोली कर जाए हैं? उनकी भाभियों की मजाल थी कि क्या नाम उनकी अम्मा के आगे मजाक का माँ भी बोल सके। बेटियों पर अलबत्ता वह बलिहारी जाती। उनके लिए वह कभी रुमाल खरीद ले जाती तो कभी अपने हाथ के चूड़े चूड़ियाँ उतार के उन्हें पहना देती। लड़कियाँ निरी हुदहुद बछेरियाँ भले ही हों, उनके लिए भग्गू के दिल में 100 खून माफ थे। अरे यही दिन है खा खेलने की नहीं। बाद को तो घर आकर वह देर तक पति के आगे बहन के घर की संपदा के बखान करती रहती। 4-4 प्रेशर कुकर हैंगे जीजी के, 3 सेट स्टेनलेस की थाली कटोरों के, 4 मील की सब्जियां पकती हैं हर खाने में, और हर घर में नए पर्दे सिलवा लाइए बड़ी बहू। भग्गू दारमना बहन के घर से अक्सर चीज वस्त्र लेके आती। कुछ देर कमरे में फेंटा बांध कर अपने घर की ध्वजा बदलने में जुट जाती। इतना बड़ा परिवार था बहन का कि उनकी उतरनों से ही कई गृहस्थियां चमक जाती थी।
फिर देखते देखते एक उदासी सी उसके मन पर छाने लगती। क्या होगा इस 1.5 कुठरिया के फ्लैट को धो मांझ के? वही लोहे के भौंडे जंगलों वाली खिड़कियां, वही बेढंगे दरवाजे जिनकी चिटखनी लगाने को पूरे बदन का बोझ पल्ले के ऊपर गिरना पड़ता। उत्साह से बहन के घर से मांगे उन तमाम धुले पर्दों, कैलेंडरों, तस्वीरों पर उसे रुलाई आने लगती। उसी के नसीबों हैगा ना ये दूसरों की उतरन ओढ़ने का संजोग। अरे रंग दबा था तो क्या, पड़ोस की नीमा छमा की माँ को अधरंग नहीं था? पर क्या उन्हें PW के ओवरसियर नहीं मिल गए? बहन की छोटी बहू की रिश्तेदारी है उस तरफ की। बता रही थी कि आज मायके आती है तो बक्से की तली में नोटों की गड्डियों की तही लेके आती। तब पति को निर्विकार कागज की कतरने काटते, अगोरते या रेडियो सुनते देखकर भग्गो का आक्रोश शतधा हो फट पड़ता। तुम्हें दफ्तर में बहुत करके कोई दे भी जाए तुम्हारी सिगरेट की डिब्बी या कैंटीन के चाय समोसे। बहस इसके ऊपर नहीं, डेस्क की क्या बात है जी? उसे क्या बनाना, वह नहीं जानती क्या? ये रसूख की बात होती है, अगले का मिजाज भापने की होती है। अजी लोग बाग भी समझते हैं कि कौन गांठ का पूरा है और कौन निपट उल्लू का। तो तूने भी मुख से गाली नहीं निकालनी थी ना, बहन ने उसकी पीठ की नील सहलाते हुए कहा था। कुत्ते जितनी इज्जत नहीं मेरी वहां, कुत्ते जितनी। परम तृप्ति से हिलक हिलक कर भग्गो रोती रही। बहन की बहू चाय लाकर रख गई थी। उसने चुस्की लेकर बुरा सा मुंह बनाया। इतने बरस तुम्हारे संग रहकर भी इसे चाय भिगोनी नहीं आई जिज्जी। भग्गो के जाने के बाद समझदार बहन बहुओं को समझाती रहती। अभागन है ये बेचारी, इसी से कभी कड़वा बोल जाती है। कोई सुख नहीं किया इसने भी। घर छूछा मर्द भी, गोद में बाल बच्चा ही होता तो चलो छाती ठंडा लेती कि लड़के बेटों के राज में सुख पालूंगी। पर वो मर्द हुआ तो जांच के नाम से ही बिदकता है। सब बहनें राज करती हैं, यही बेचारी क्या नसीब का फेर है जी। धरनी धरजी की दुल्हन को देखो, पति के राज में तो जन्म चक्की पीसी, पर अब बेटों के राज में मूंग की पकौड़ी के लिए भी उसकी दाल विलायती मिक्सी में पिसती है। ये बेचारी तो हर जगह मार खा गई। बुरा ना मानना इसके कहे का बेटी, वैसे दिल की बड़ी साफ है हमारी भग्गो। अरे नहीं अम्मा जी, समझदार बहुएं इधर उधर हो जाती। उन्हें भग्गो मासी भले ही काटने को दौड़े, उनके बच्चों को तो खूब दुलार करती थी। हाँ जी, भग्गो बहन के बड़े पोते को कौतुक से बता रही थी, तुम्हारे मौसा जी जो है ना, बताओ तो भला कैसे दिखते हैं? झल्लू के बाप जैसे। भोला बच्चा पट्ट से कहता। झल्लू का बाप उनके घर का जमादार था। भग्गो कई बार उससे यह बात दोहरवाती। हाय कोई सुने इस मस्खरे की बात। जानती है, फिर वह बहन से ही कहती, पहली बार जब वे आए थे ना हमारे घर, तब तो तुम तो ससुराल में थी। हाय राम, हाथ में टीन का बुकचा उठाए, गाल में पान भरे, मुझसे पूछे घर में कोई है? मैंने जाके अम्मा से कह दिया कि शायद ना ही आया है हजामत को किसी की। जब तक भग्गो की माँ जिंदा थी ये किस्सा सुनकर झूठ मूठ क्रोध का नाट्य करती। चल मरी, बातें बनाती है। बातें नहीं अम्मा, कसम ले लो, सच्ची बताओ, क्या हमारे घर के दामादों जैसा रंग रूप हैगा इनका? लगते नहीं जैसे जल्दी में घर वाले रिफ्यूजी मार्केट से सेकंड हैंड माल उठा लाए हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ। एक विषाक्त हंसी हंसकर भग्गो अम्मा का ग्लानि से फटा जाता हृदय कुरेद देती। आखिरी दिनों में उसके कुरेदने पर अम्मा प्रायः रो पड़ती थी। बड़ा अन्याय हुआ हमसे तेरे साथ बिटिया। ऐसी मैदे की डली जैसी मेरी बेटी दूसरों की परतीस करके इन लोगों को दे डाली। हमें क्या पता था कि माँ बाप ही नहीं, शराब में नसीबों को भी जला चुकाया भागा। वृद्धा माँ को छुपाती भग्गो परम तृप्ति से माँ के सशक्त सीने पर सिर टिकाकर रोने लगती। तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा अम्मा? अम्मा को ग्लानि का यह घाव भग्गो ने कभी भरने नहीं दिया। जब कभी माँ को वह बेटियों, बहुओं, नाती पोतों के बीच तृप्त हो हंसता देखती तो चट अपने दुख को पूनी लेकर दौड़ा आती और जिह्वा को तांत से टंकार टंकार कर तब तक उसका रेशा रेशा फैलाती रहती जब तक कमरा गुझन हो जाता और अम्मा रो ना पड़ती। मरते वक्त भी तो अम्मा कितना रोई थी और उसे देख के। जब ही सब कहते थे उनके प्राण तो बस भग्गो में ही अटके थे। माँ के मरने के बाद भग्गो के भीतर एक कोना डाएं डाएं करता रहा। उस खाली घर में वह डर डर कर पैर रखती। मन के चारों ओर तब भी हरदम सन्नाटा सा छाया रहता। जिज्जी के घर से जब भग्गो लौटी
तो फिर वही भाएं भाएं पना उसको अपने घर के भीतर चौतरफा पसरा दिखा। धूसर मलाई से बादलों ने आसमान घेर कर दिन को बुझा बुझा सा कर दिया था। झूठे बर्तनों, अनधुले कपड़ों और बदरंग दीवारों से घिरी भग्गो को अपना जीवन एक बार फिर नितांत अलोना अलोना सा लगने लगा और उसका हृदय एक जाने कैसे अनजाने से बोझ से भर उठा। मन किया कि जाकर सो जाए बस, पर दिन भर की थकान देह को लुगड़े सा निचोड़ देती थी। सोने को आंखें मूंदती तो वह सारा गुढ़िल्लापना दर्द देने लगता। कहाँ जाए वह, कहाँ? राम नरेश की तेलिहा खोपड़ी तो तकिए पर पड़ी नहीं कि उसकी नाक बजने लगती थी। चिंता की छिपकली अचानक उसके भीतर चिकचिकाने लगी। जाने कितने की पी के लौटेगा आज। एक तो लड़ झगड़ के गया है, तो इस पर पहली तारीख भी है। वह आकर बारजे पर खड़ी हो गई। घर के भीतर दम घुटता था। बारजे पर भी देखने को था ही क्या। उसके मैके के घर में बारजे पे आ जाओ तो राम झरोके से पूरा मुजरा देख लो। शहर भर की खबर रखती थी वो। घिर 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 अम्मा के पास दौड़ी जाती। अरे अम्मा, मद्रासी मास्टर की बंगाली बीवी पैर से है, पर यहाँ तो रात में बस यहाँ से वहाँ सीमेंट और कोल तार की दुरंगी स्याही ऊँघती रहती थी, या फिर पीली बत्तियों की परछाइयाँ। कभी मोटर वाले गुजरते तो परछाइयों का एक रेला सीधे उनके कमरे की दीवारों तक चला आता। दिन भर बुझे बुझे असमय बुढ़ाए लोग सामने की पुरानी मस्जिद के खंडहरों के बीच आते जाते दिखते थे, या फिर दूर सीढ़ियों पर कभी झुकी बैठी किसी अभागे की परछाई। भग्गो का मन होता कि वह भी जाकर उसके पास बैठ जाए और खूब दिल खोल कर बातें करे, अपने मायके की, अपने बचपन की। इस हाय हाय किलकिल, इस निसंग बंजरेपन को वह कहीं गठरी बांधकर दूर फेंक दे। पर कहाँ? छत पर पुरानी बातें याद करते करते सांझ गहरा चली है। राम नरेश अब तक घर नहीं लौटा था। घर के सामने सड़क के उस पार लोहे की ऊंची बाड़ के परे नामहीन पेड़ों की मूर्ख वृहदाकार आकृतियां अडोल खड़ी थी। भग्गो कुहनी के बल उठ देखती रही। भगवान करे कभी ना आए, मरे निपूता कहीं नाली गटर में जाके। उसे क्या, खाना उसने उठाकर रख दिया और भूखी ही सोने चली आई। विशाल गहरे काले आसमान के नीचे निस्तब्ध शांति का आंचल फैला था। नीचे पड़ोसन के बच्चे गुड्डी मुड्डी भ्रूण सरीखे झिलंगी चारपाई पे पड़े हुए थे। दुबली सांवली रक्तहीन कलाइयां आंखों पर रखे हुए, उनकी फीकी फीकी कुछ कुछ पीली उसकी हथेलियां ऐसी फैली हुई थी जो झिझकती हताशा से भीख मांग रहे हों। जाने कहाँ पड़ा होगा अभागा पी पिला के। लौटेगा भी तो इस डाएं डाएं करते घर में क्या था उसके लिए, हैं? उसकी भी जुबान जाने क्यों छटपटा जाती है कुछ उल्टा सुल्टा कहने को। भग्गो को महसूस हुआ कि पति की अव्यक्त आहत भावनाओं के घन तले उसका कलेजा एक नग्न ठंडे पत्थर सा विदीर्ण हो आया है। उसे लगा जो वह दोनों एक विराट सदियों पुरानी जीर्ण तिलिस्म में आन फंसे हों। यहाँ वे घूम फिर सकते थे। नौना झिराती ताखों को मुक्के मार मार कर धूल और लखोर या ईंट नीचे झड़ा सकते थे। कभी कहीं किसी कोने में उगी घास के टुकड़े पर छिन भर को सुस्ता भी सकते थे, पर उस तिलिस्म को हद से उन्हें बाहर निकालना नहीं था, कभी नहीं। नीचे एक निश्वास के साथ पड़ोसी के बच्चे ने करवट बदली। हल्के से वह गुनगुनाया भी, जो कहीं कुछ दुखता हो। लार का एक रेला उसके होंठों के कोनों तक उतर आया था और कभी कभी उसके मोटे बेडौल होंठ तनिक कप कपा उठते थे। अपने निचाट अकेलेपन का दुख मूंज की चारपाई सा भग्गो की पीठ में फिर गड़ने लगा। क्षण भर पहले पति के प्रति साझीदार संवेदना की एक चिलक सी जो चमकी थी, वह पुनः जहरीली हो गई और उसकी कचैंदी बांस को वह उठाए धीरे धीरे सूंघती रही। न बाल न बच्चे, क्या पाया उसने इतने बरस ऐसे मोहल्ले में ऐसे शख्स के साथ घिसटते हुए, हैं? और क्यों? 7 बेटियां थी अम्मा की, कर्ज की जिम्मेदारी थी, तो इस पर सब रिश्तेदार बस हाय हाय हैं ही करते थे। मदद कौन करता था? अम्मा सब समझती थी, पर अपना शरीर भी तो साथ नहीं देता था। कराहती कलजती, घुटनों पर हाथ टेक कर ही उठ पाती थी अम्मा उसकी शादी तक। सब कहते थे ये वाली निपट जाए तो, पर ऐसा भी क्या निपटाना कि एक सिरे से कुएं में ही। ऐसी कमी तो थी नहीं। हाय, कौन था वो लड़का जो मुंडेर से गेंदे के फूल फेंकता था उस पे? उस वक्त लंगड़ाती अम्मा ने उसके 7 पुश्त तार दिए थे कि छोटा रिश्तों वाला घर हैगा
मर के ब्याहेंगी बेटी उसे पे सोचो तो क्या इतना बुरा था वो? क्या पता उससे जुड़ती तो गोद में एक आध खराबी उसमें तो ना निकली थी। मन दिमाग बस चलता रहता है, जाने कैसे, कोई धुरी नहीं, कतार भी नहीं। सोच सोच के भी बाहर कुछ ऐसा थोड़ा ही आ पाता है जो बता दे कि उसकी छाती के भीतर कितना कुछ छिपा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। जो बाहर आता है वे जाने क्यों इतना कड़वा कि बस मन भटकता रहता है। टपा टप बाबूजी का टाइपराइटर था ना पुराना। छोटी थी तो उसकी चाबियों पर उंगलियां मारती जाती और अपने जी में गढ़ती जाती थी कि जने बेलन पे क्या कुछ छपा जा रहा है। छपता क्या, अंडा? न उसे अक्षर आते थे, न पुरानी धुरानी मशीन में कागज फीता होता था, पर हर बार अम्मा की मार खाकर वह वहीं दुबकती थी। टप टप कुछ चाबियां अड़ियल घोड़ों से खड़ी हो रहती थी तो वह उन्हें हौले से फिर बिठाकर तेजी से फिर चाबियों पर दे दनादन उंगलियां मारने लगती। हे भगवान, अम्मा की हथेली पे मांस चढ़ा दो, चांटा बहुत चुभता है। मोहब्बत वाला वो गाना भी, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जो कि फूल वाला लड़का उससे सुना के गाता था और फिर उसे दिखा के कैसे हिचकी लेता था बदमाश। हिक! अम्मा का चांटा उसके गाल पे छप सा गया था। टप टपाक टप टप वो बेलन खिसकाती थी तो बोलता था पिंग। बाबूजी के मरने के बाद भी भला कुठरिया क्यों कहलाती थी टाइप की कोठरी? टाइप होना ही क्या था, अंडा? फिर भी ना मालूम कितनी खटकने और बिना मात्रा के, बिना हिज्जों के बेतरतीब ख्याल वह टप टपाती बैठी रहती थी। टप टप। टाइप की अंधेरी कोठरी में मकड़ी के जालों की तरह उसके अधिक अक्षर टंगते चले जाते थे। अभी भी वे उसके मन की किसी अंधेरी कोठरिया में डले तो पड़े। तकलीफ से वह नहीं डरती थी, मेहनत से भी नहीं। 7 बेटियों के दरिद्र बिना बाप के घर का जांगर था, खटने की पक्की कुव्वत वाला। पर अम्मा को जल्दी थी। उनकी ताकत जैसे जैसे छीजी जाती थी उनका बुदबुदाना त्यों त्यों बढ़ता चला जाता था। 7 बेटियां, हाय 7 बेटियां। उठते बैठते सोते जागते कानों में यही जाप कि ये टलें तो गंगा नहा लूं। टपा टप। होना क्या था, अंडा? किसी ने यूं ही जिक्र कर दिया राम नरेश का कि वह माँ बाप का होनहार लड़का है। सुनते हैं पे बस लग गई मोहर उसके नसीबों पे। शादी हुई, असलियत खुली तो सर पीटने के अलावा क्या बचा था? पर अजीब बात ये देखो कि जिस घर पे रबड़ की गेंद की तरह लकड़ी को लात मार जैसे फेंका जाता है, टप्पा खा के फिर वह अभागी उधरे को जाती है। अम्मा अम्मा करती हुई आज कुछ दिन यहाँ, कल उधर, फिर वापस इधरे। बस जन्म बीत गया जी ऐसे ही। उसका भी, अभागे राम नरेश का भी। नहीं आया ना, आ जाएगा, जाने को और ठौर ही कहाँ है। रात ठंडाने लगी थी। मीठी हवा के नन्हे झकोरे चौकड़ियां भरते यात्रियों पर कूदने लगे थे। एक सघन आत्मीय सन्नाटा भरा एकांत उस दरिद्र अभाव जर्जर मोहल्ले की छतों पर धीमे धीमे फैल गया था। कुछ देर पहले दूर लगते तारे जो पास आके टिमटिमाते थे, तकिए पर माथा टिकाते हुए जाने क्यों भग्गों की उनींदी उंगलियां तकिए के गिलाफ पे जाने किसके लिए अक्षर टपटपा चली। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। एक क्षण को, सिर्फ एक क्षण को अनगिन तारों ने तितलियों के कोमल पंखों की तरह उसके तपते शरीर को पूरम पूर छवा दिया। फिर भग्गों की आंखें लग गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।